ये कहानी शुरू होती है ग्रे ट्रेस नाम के एक आदमी से, जो एक सिंपल कार मैकेनिक होता है, जो आज की दुनिया से काफी पीछे की सोच रखता था। दुनिया बदल चुकी थी। अब मशीन्स इंसानों की जगह ले रही थी। सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही थी, जिन्हें एआई कंट्रोल करता था। बिना स्टीयरिंग छुए वो डेस्टिनेशन तक ले जाती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों के दीवाने थे, और ग्रे उन्हीं पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करता था। ये सिर्फ उसका प्रोफेशन नहीं, हॉबी भी था। ग्रे के बिल्कुल ऑपोजिट थी उसकी वाइफ आशा, जो पूरी तरह मॉडर्न थी। वो कोबाल्ट नाम की टेक कंपनी में काम करती है, और दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। फिर भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक शाम ग्रे एक पुरानी गाड़ी डिलीवर करने जा रहा था। उसका क्लाइंट बहुत स्पेशल था, इसलिए वो आशा को भी साथ ले चलता है, ताकि वो भी उससे मिल सके। ग्रे उसको लेक के पास एक खाली फील्ड में ले गया, जहां सिर्फ दो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। उन पत्थरों के बीच में एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस था, जो एक बहुत बड़ी और लग्जूरियस हाउस तक ले जाता है। वहां उनको एरन कीन नाम का एक टेक जीनियस मिलता है, जो जवानी में ही $1 बिलियन कंपनी बना चुका था। उसकी कंपनी वेसल कंप्यूटर्स एआई सिस्टम्स बनाती थी। आशा बहुत एक्साइटेड थी एरन से मिलने के लिए। उसने बताया कि वो भी कोबाल्ट कंपनी में काम करती है, जो मिलिट्री के लिए एडवांस वेपन्स और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। आशा मजाक में कहती है कि जल्दी ही हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को पकड़ लेगी। तब एरन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि ये कभी नहीं होगा, आओ दिखाता हूँ क्यों। फिर वो दोनों को अपने लैब में ले गया और उन्हें अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाई, जो थी एक एआई चिप जिसका नाम था स्टेम। आशा ने पूछा, ये स्टेम क्या कर सकता है? एरन ने जवाब दिया, ये कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, किसी भी सिस्टम को, किसी से भी बात कर सकता है, और सेकंड्स में सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकता है। ये मेरा मैनकाइंड को सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा शार्प ब्रेन आज तक किसी ने नहीं बनाया। ग्रे सार्कास्टिक हंसी हंसता है और बोलता है कि हाँ, गिफ्ट तो है, लेकिन ये गिफ्ट लाखों लोगों की जॉब्स भी छीन ले। एरन चुपचाप उसको देखता रहा, जैसे उसके दिल में तीर लगा हो। कुछ देर बाद ग्रे और आशा घर वापस जा रहे थे, आशा की ऑटोमेटिक कार में। रास्ता लंबा था, एआई ड्राइव कर रहा था, और वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक ग्रे को लगा कि कार गलत डायरेक्शन में जा रही है। आशा ने तुरंत कार के सिस्टम को स्टॉप करने का कमांड दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। कार उनके कंट्रोल में नहीं रही, और कुछ ही पल में कार एक सुनसान जगह पर क्रैश हो गई। ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, लेकिन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई, और एआई कार ने खुद इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। लेकिन हेल्प आने से पहले ही एक और कार वहां आ जाती है, और उसमें से 4 मास्क्ड आदमी उतरते हैं। वे ग्रे और आशा को कार से बाहर निकालते हैं, और उनमें से एक आदमी आशा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब ग्रे घबरा के बोल के उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो उनकी कार या वॉलेट, फोन कुछ भी ले जा सकते हैं, बस मेरी वाइफ को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल एक आदमी आशा को गोली मार देता है। ग्रे का पूरा जहान उसकी आंखों के सामने बिखर गया। उससे चिल्लाया भी नहीं जा सका। फिर उन लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी गर्दन के पीछे गोली मार दी, और सब कुछ लूट के वहां से भाग गए। ग्रे जिंदा था, लेकिन बिल्कुल हेल्पलेस था। उसने अपनी वाइफ को मरते देखा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है, जिन्हें आशा की डेड बॉडी मिलती है, और ग्रे को हॉस्पिटल ले भेजते हैं। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान बच जाती है, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दी थी। उसके शोल्डर से नीचे का पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया था। अब ग्रे सिर्फ व्हील चेयर पर बैठा एक लाचार इंसान था, जो खुद खड़ा नहीं हो सकता था, खुद खाना नहीं खा सकता था। एक एआई रोबोटिक आर्म उसको खिलाता था, दवा देता था। उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बोझ बन चुकी थी। सिर्फ एक ही उम्मीद थी जो उसको जिंदा रखे हुए थी, अपनी वाइफ के किलर्स को जेल में देखने की उम्मीद। लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई जब डिटेक्टिव कॉर्टेज ने उसको पुलिस स्टेशन बुलाकर बताया कि आशा के मर्डरर्स अभी तक नहीं पकड़े गए। उस रात क्राइम सीन पर पुलिस ड्रोन कैमरा था, लेकिन उसका फुटेज ब्लर्ड होने की वजह से किलर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सके। कॉर्टेज ने तसल्ली दी कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो शायद वे मिल जाएं। लेकिन ग्रेस समझ गया कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। उसने जान लिया कि आशा के किलर्स कभी नहीं पकड़े जाएंगे। बाद में ग्रैरी घर वापस आकर बिल्कुल टूट जाता है। उसने गुस्से और दुख में पेन किलर्स का ओवरडोज ले लिया और बेहोश हो गया। घर में लगे एआई सिस्टम ने टाइम पर एम्बुलेंस बुला ली और उसकी जान बच गई। लेकिन अब वो जीना भी नहीं चाहता था। वो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। उसका दरवाजा खुलता है। उसका क्लाइंट एरन अंदर आता है। उसकी आवाज में रिग्रेट था। एरन कहता है कि ग्रे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम पर क्या गुजर रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम दोबारा चल सकते हो। ये सुनकर ग्रे शॉक हो जाता है, और एरन अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि याद है मेरा एआई चिप सिस्टम? अगर ये ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए तो इंसान फास्टर, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बन सकता है। अगर ये चिप तेरे बॉडी में डाल दिया तो वो टूटी न्यूरल कनेक्शन दोबारा कनेक्ट हो जाएगी और तुम पहले जैसा चल सकते हो। लेकिन इस पर ग्रे ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का लैब रैट नहीं बनना चाहता। मुझे पीसफुली मरने दो। एरन रुककर बोलता है कि सोच लो ग्रे, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी वाइफ को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है।
और मुझे पूरा यकीन है आशा भी यही चाहती होंगी। ये कहकर एरन चुपचाप वहां से चला गया। ग्रे के पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा था, लेकिन उसे एक ख्याल बार बार सताता था कि अगर वो ठीक हो गया तो शायद खुद अपनी वाइफ के किलर्स को सजा दे सकता है। उसी सोच के साथ उसने एरन के एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी। बाद में एरन और उसकी मेडिकल टीम ने सर्जरी की और स्टेम चिप को ग्रे की गर्दन के पीछे इम्प्लांट कर दिया। चिप डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट हो गया। जब ऑपरेशन के बाद ग्रे को होश आया तो वो खड़ा हो गया और चलने लगा। साइंस के इतिहास में ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। ग्रे खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो शॉक में पूछता है कि अभी मेरी बॉडी कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं या स्टेम? एरन मुस्कुरा कर कहता है कि रिलैक्स, मैंने तुम्हें रोबोट नहीं बनाया, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल्स भेजता है और स्टेम उनको एक्शन में बदलता है। इसे अपना सुपर असिस्टेंट समझो। अब ग्रे बिल्कुल एजाइल फील कर रहा था। स्टेम की मदद से वो इनक्रेडिबल स्पीड से दौड़ भी सकता था। लेकिन जाने से पहले एरन ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया और एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि गवर्नमेंट अप्रूवल में हमें सालों लग जाते, इसीलिए मैंने सीक्रेटली तुम पर ये टेस्ट किया। तुम ये टेक्नोलॉजी सीक्रेट रखना, बाहर दुनिया के सामने तुम अब भी पैरालाइज्ड ही रहना। ग्रे ने बिना सवाल किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और व्हीलचेयर पर बैठ के घर चला गया। घर का दरवाजा बंद करते ही वो खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि डिटेक्टिव कोटेज ने आशा मर्डर के केस फाइल्स उसके घर छोड़ दिए थे, इस उम्मीद में कि शायद ग्रे को कुछ क्लू मिल जाए। उसने उस रात का ड्रोन फुटेज देखना शुरू किया, लेकिन सब ब्लर्ड था। फ्रस्ट्रेट होके ग्रे पीना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि फुटेज में कुछ नोटिस किया। ग्रे शॉक हो गया और उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो घबरा के बोला कि कौन है, कहाँ हो तुम? वो आवाज शांत से बोलती है कि रिलैक्स ग्रे, मैं स्टेम हूँ, वही सिस्टम जो अब तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूँ। ग्रे के हार्ट से ग्लास गिरते गिरते बचता है। उसने सोचा शायद वो पागल हो गया, लेकिन स्टेम उसे तसल्ली देता है कि टेंशन मत लो, तुम पागल नहीं हुए। सर्जरी के दिन से मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो तुम देखता हो वो मैं भी देखता हूँ। ग्रे ने घबरा के पूछा कि क्या तुम्हें कोई और सुन सकता है? स्टेम बोला नहीं, सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। ग्रे ने तुरंत अगला सवाल पूछा, क्या तुम मेरे दिमाग के ख्याल पढ़ सकते हो? तब स्टेम ने मजाकिया अंदाज में बोला कि नहीं, मैं जेंटलमैन बना रहूंगा जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे। फिर स्टेम ने कहा कि अब सुनोगे कि मैंने फुटेज में क्या नोटिस किया? तो ग्रे हाँ करता है। स्टेम ने बताया कि जिसने आशा को गोली मारी उसके हाथ में गन नहीं थी। तो ग्रे जल्दी से बोला कि अगर गोली मारी गई है तो गन तो होगी ही, ये कैसा मजाक है? स्टेम शांत से कहता है कि गन उसके हाथ में नहीं थी, उसके हाथ के अंदर इम्प्लांट थी। ये सुनकर ग्रे शॉक हो गया। जब दोबारा फुटेज देखा तो सच में किलर ने अपने हाथ से डायरेक्ट गोली नहीं चलाई थी, कोई वेपन बाहर नहीं था। फिर स्टेम ने एक और आदमी की तरफ ध्यान दिलाया जिसके बाजू पर एक बारकोड जैसा टैटू था। ग्रे ने आंखें झपका कर देखा और बोला कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ब्लरी है। स्टेम बोलता है कि वो तुम्हें नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा है, अगर परमिशन दोगे तो मैं तुम्हारे हाथ से पेपर पर लिख दूं। तो ग्रे हाँ कहता है। स्टेम ने बोला तुम पेपर पेंसिल उठाकर रिलैक्स करो, तुम्हारे हाथ अब मेरी जिम्मेदारी है। और अगले ही पल ग्रे के हाथ तेजी से चल पड़े और सेकंड्स में एक परफेक्ट बारकोड टैटू पेपर पर ड्रॉ हो गया। ग्रे आंखें फाड़ के देखता रह गया। उसने देखा कि वो एक मिलिट्री टैटू था और बारकोड में सोल्जर का एड्रेस कोडेड होता है। स्टेम ने तुरंत एड्रेस डिकोड करके बता दिया और ग्रे एक्साइटेड हो गया। उसे बिलीव नहीं होता कि स्टेम ने एक बार में किलर का एड्रेस निकाल लिया। ग्रे इस बारे में डिटेक्टिव कोटेस को बताने की सोचता है, लेकिन स्टेम उसे रोकता है और एरन का कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है कि तुम बता नहीं सकते कि तुम चल सकते हो, और जब कोटेस पूछेगी ये टैटू तुमने कैसे बनाया तो क्या बोलोगे? ये सुनकर ग्रे ने कॉल कट कर दिया और पूछा कि तो अब मैं क्या करूं? स्टेम उसे खुद उस एड्रेस पर जाकर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कहता है। ग्रे व्हीलचेयर पर बैठ के उस आदमी के घर पहुंचता है और छुपकर उस पर नजर रखने लगता है। जब वो आदमी घर से निकला तो ग्रे चुपके से अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे कुछ प्रूफ नहीं मिलता। तब स्टेम उसे टेबल के पास जाकर ऑन बोलने के लिए कहता है। ग्रे ने वैसे ही किया तो टेबल पर डिस्प्ले जागो थी, वहाँ बहुत सारे मैसेजेस थे। स्टेम ने 1 सेकंड में सबको स्कैन किया और बोला कि यहाँ बार बार ओल्ड बोन्स लिखा हुआ है, पता है इसका क्या मतलब है? ग्रे बताता है कि हाँ, ओल्ड बोन्स दरअसल मेरे पुराने घर के पास का एक बार है। लेकिन तभी वो आदमी वापस आ जाता है। वो ग्रे को देख लेता है और उसे तुरंत अटैक करता है। वो आदमी बहुत पावरफुल था, उसने ग्रे को जमीन पर पटका और गला दबाने लगा। ग्रे घबरा के चिल्लाता है कि स्टेम हेल्प करो। स्टेम बोलता है कि जरूर, लेकिन पहले उसे अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे दे। ग्रे ने चिल्लाते हुए हाँ कहा और अगले ही पल स्टेम में बॉडी का कंट्रोल ले लिया। ग्रे खड़ा हो गया। अब उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल मशीन जैसी शार्प थी। वो हर अटैक को काउंटर करता गया, परफेक्ट स्पीड से मारता गया। ग्रे अंदर से सिर्फ देख सकता था जैसे अपनी ही बॉडी में पैसेंजर बन के बैठा हो। लेकिन ग्रे नहीं
चाहता था कि वो आदमी मारा जाए, इसीलिए वो बार बार स्टेम को रुकने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना नाइफ निकाला, स्टेम ने नाइफ उल्टा करके सीधा उसके मुंह में घुसा दिया, जिससे उसकी जॉ पूरी फट गई और वो आदमी दर्द से मर गया। जिसके बाद स्टेम शांति से बोला कि अब कंट्रोल तुम्हारे पास है ग्रे। ग्रे सांस फूलते हुए डेड बॉडी को देखता रहा और उसने उल्टी कर दी। डर के मारे उसका दिमाग घूम गया था। सोचा अब तो जेल पक्का है, लेकिन स्टेम ने तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, फिंगरप्रिंट साफ करो और जल्दी निकलो यहाँ से। ग्रे ने जल्दी से उस जगह को साफ किया और भाग गया। बाद में पुलिस ने उस आदमी की डेड बॉडी रिकवर की। पोस्टमार्टम में डॉक्टर शॉक हो गया था। उसने तुरंत डिटेक्टिव कॉर्टेज को फोन किया। डॉक्टर बोला कि इसका नाम सिर था और इसकी गर्दन के मसल्स में वायर्स डाले हुए हैं, जैसे सर्जरी से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डाले गए हों। उसकी चेस्ट में भी छोटे कंप्यूटर इम्प्लांट्स हैं। ऐसा एडवांस्ड इम्प्लांट मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर डॉक्टर ने और भयानक चीज दिखाई। सिर के हाथ के मसल्स में बिल्ट इन गन थी। गोली लोड करने का मैकेनिज्म टिश्यू के अंदर छुपा था। बिल्कुल वॉकिंग वेपन बना दिया गया था उसको। कॉर्टेज ने पूछा कि घर में किसी और के शू प्रिंट्स मिले थे ना? डॉक्टर बोला हाँ, लेकिन वो सिर के नहीं थे। उन पर पुरानी गाड़ियों के इंजन वाला ग्रीस लगा था। ये सुनते ही कॉर्टेज के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा आया, ग्रे, क्योंकि शहर में सिर्फ ग्रे ही पुरानी गाड़ियां रिपेयर करता था। उसी दिन से कॉर्टेज ने ग्रे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इधर एरन सीक्रेटली ग्रे की हर एक्टिविटी स्टेम के थ्रू मॉनिटर कर रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था कि ग्रे स्टेम को पर्सनल रिवेंज के लिए यूज कर रहा है। एरन को डर था कि अगर गवर्नमेंट को सीक्रेट ट्रायल का पता चला तो स्टेम हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। इसीलिए उसने ग्रे को वार्निंग दी कि तुम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पेशेंट हो। अगर तुमने स्टेम को दोबारा पर्सनल काम के लिए यूज किया तो जिंदगी भर व्हील चेयर में बैठना पड़ेगा। लेकिन ग्रे नहीं रुकता। जब घर वापस आया तो स्टेम से पूछता है कि अब आगे क्या। स्टेम उसे ओल्ड बोन्स बार का नाम याद दिलाता है तो ग्रे तुरंत व्हील चेयर पर बैठ के वहां पहुंच गया। ओल्ड बोन्स बहुत खतरनाक जगह थी। वहां सभी गैंगस्टर भरे थे, लेकिन ग्रे को कोई डर नहीं था। वो जोर से बोला कि सुन लो सब, सिर नाम का आदमी और उसके साथी ने मेरी वाइफ को मारा था। अगर कोई यहाँ उस मर्डर में इन्वॉल्व था तो अपना हाथ उठा दो। ये सुनकर पूरा बार हंसने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम टोलन था। उसने घूर के बोला कि घर जा छोटे, वरना जो तेरा सिर्फ एक स्कल काम करता है उसको भी तोड़ दूंगा। ग्रे तुरंत समझ गया कि टोलन उसकी वाइफ की डेथ से कनेक्टेड है, तो वो टोलन को कहता है कि मुझे पता है, सिर ने भी यही कहा था जब मैंने उसका जॉ तोड़ दिया था। ये सुनकर टोलन गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों के साथ ग्रे को बाथरूम में घसीट के जमीन पर फेंक देता है। ग्रे ने टोलन की आंखों में देखा और कंफर्म कर लिया, ये वही 4 आदमियों में से एक था जिसने आशा को मारा। फिर क्या था, ग्रे ने एक बार फिर स्टेम को अपना फुल कंट्रोल दे दिया। एक पल में स्टेम ने टोलन के सारे आदमियों को खत्म कर दिया और टोलन को ब्रूटल प्रिसिजन से पीट दिया। और ग्रे ने आगे झुक के सीधा पूछा कि बाकी के 2 और लोग कहाँ हैं और आशा को क्यों मारा। लेकिन टोलन डरने के बजाय हंसने लगता है। इतनी मार खाने के बाद भी उसमें अभी भी घमंड था। तो फिर स्टेम ग्रे को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको बोलने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। और ग्रे ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए परमिशन दे दी और अपना मुंह फेर लिया। जब उसने दोबारा देखा तो टोलन का चेहरा पूरा मैंगल्ड था, जैसे वो मिक्सर में डाल दिया हो। उसकी गर्दन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी जान बची थी। ग्रे झुका और पूछा कि अब बताओ मेरी वाइफ को क्यों मारा। टोलन दर्द से करहाते हुए बोला कि हमें पैसे मिले थे उसको मारने के लिए। ग्रे ने जोर से पूछा, किसने पैसे दिए? कौन चाहता था आशा मरे? बोल। टोलन ने एक नाम लिया, फिस्क, और ये कहकर उसकी सांस बंद हो गई। ग्रे गुस्से में स्टेम पर चिल्लाता है कि मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ सच निकलवाने को कहा था। तब स्टेम ग्रे को टोलन की गर्दन देखने के लिए कहता है। ग्रे ने ध्यान से देखा तो टोलन के जख्म से एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकल रहा था, जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम साफ लिखा था, कोबाल्ट। स्टेम ने कहा, ग्रे, ये वही कंपनी है ना जिसमें आशा काम करती थी? ग्रे शॉक हो गया था। इसका मतलब कोबाल्ट के लोगों ने आशा का मर्डर करवाया था, लेकिन क्यों? तभी स्टेम ने अचानक उसे अलर्ट किया, ग्रे, एरन को पता चल गया है कि तुम आशा के किलर्स के पीछे पड़े हो। वो मुझे शट डाउन करने वाला है तुमसे अलग करने के लिए। तो ग्रे घबरा जाता है कि अगर स्टेम बंद हो गया तो वो दोबारा कभी नहीं चल पाएगा। उसने टेंशन में पूछा कि अब क्या करूं? स्टेम ने बोला कि घबराओ मत, एरन को थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले हमें एक हैकर तक पहुंचना है जो मेरे सारे इनपुट्स रिमूव करके और मुझे एरन के कंट्रोल से फ्री कर देगा। ग्रे ने इरिटेशन में बोला कि अब वो हैकर कहां से लाएगा? स्टेम कहता है कि मैंने ऑलरेडी डार्क वेब से एक हैकर को अरेंज कर दिया है जिसका नाम जेमे है, और वो उसे उसका एड्रेस देता है। स्टेम उस हैकर की पेमेंट कैश में करने के लिए कहता है और बोलता है कि जो मैं बोलूंगा उसे वही बोलना। इसके लिए तुम्हें टोलन की जेब में एक पेन चाहिए।
ग्रे ने तुरंत टोलन की जेब से पेन निकाला और भाग पड़ा। रास्ते में स्टेम हैकिंग कोड्स बताता रहा और ग्रे अपने हाथ पर लिखता गया। फाइनली वो उस हैकर के एड्रेस तक पहुंचा, लेकिन उसकी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले उसकी एक टांग इनएक्टिव हो गई। इसका मतलब एरन स्टेम को रैपिडली रीसेट कर रहा था, जिससे ग्रे के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बंद हो रहे थे। ग्रे जल्दी से फ्लैट 514 की तरफ भागा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा स्टेम पूरी तरह डिसेबल हो गया और ग्रे की बॉडी रुक गई। लकीली उसने दरवाजा नॉक कर दिया था। हैकर जेमी ने दरवाजा खोला। ग्रे ने पैसे दिए और स्टेम के बताए इंस्ट्रक्शंस रिपीट किए। जेमी उसको अंदर ले गया और स्टेम का कोडिंग चेंज करना शुरू कर दिया। इधर ओल्ड बोन्स बार में 2 आदमी आते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने टोलन के साथ मिलकर आशा को मारा थे। उनमें से एक था फिस्क, उनका लीडर। टोलन की डेड बॉडी देख के फिस्क का गुस्सा भड़क गया था। उसने अपनी उंगली टोलन की आंख के पास लाई। उंगली से नीडल जैसी चीज निकली और टोलन की आंख में चुभ गई। यहाँ एक अजीब सी बात हुई कि टोलन की आंखें कैमरा लेंसेज की तरह चमकने लगी। साथ ही फिस्क की आंखें भी चमकी और उसने टोलन के मरने से पहले के सारे विजुअल्स देख लिए। ये प्रूफ था कि फिस्क के अंदर भी सिर और टोलन जैसे एडवांस्ड कंप्यूटर और वेपन इम्प्लांट्स थे। टोलन के मेमोरी से फिस्क को पता चला कि ग्रे ने उसको मारा और अभी वो स्प्रिंग अपार्टमेंट फ्लैट 514 में है। फिस्क बार काउंटर पर गया और बारटेंडर से पूछा कि सब देख के भी तूने टोलन को क्यों नहीं बचाया। बारटेंडर ने तुरंत गन निकाल के फिस्क पर तान दी और बोला कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, निकल यहाँ से। लेकिन फिस्क बस मुस्कुराया। उसने जोर से छींक मारी और उसके नाक से 100 छोटे डैगर जैसी नैनोबॉट्स निकल पड़े। ये नैनोबॉट्स हवा में उड़ते हुए बारटेंडर के नाक में घुस गए। पल भर में बारटेंडर का बॉडी दर्द से ट्विस्ट हो गया और वो वहीं मर गया। फिस्क मुस्कुराता हुआ चला गया और अब उसका एक ही मकसद था, ग्रे को खत्म करना। इधर जेमी ने स्टेम का सिस्टम फ्री कर दिया था, बस रीबूट बचा था। लेकिन तभी उसने सीसीटीवी पर देखा कि फिस्क और उसका आदमी अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। जेमी को फिस्क की ताकत का पता था, तो वो डर के मारे ग्रे को छोड़ के भाग गया। ग्रे जमीन पर पड़ा हेल्प के लिए चिल्लाता रहा। साथ ही एरन ने भी अपने 2 आदमी गन के साथ ग्रे को पकड़ने भेजे थे, जो लिफ्ट में आ रहे थे। फिस्क और उसका पार्टनर दोनों अपने हाथों में इम्प्लांट गन्स लोड किए हुए थे। वे ग्रे तक पहुंच गए और ग्रे उनको देख के डर गया। फिस्क कंफ्यूज था कि ग्रे अचानक डिसेबल्ड क्यों हो गया। तभी फिस्क का पार्टनर ने हाथ उठाया ग्रे को शूट करने के लिए, लेकिन उसी वक्त स्टेम रीबूट हो गया। ग्रे फुल स्पीड से खड़ा हुआ और अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ा। फिस्क और उसका आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं। रास्ते में फिस्क ने लिफ्ट में एरन के दोनों आदमियों को स्कैन किया। दोनों गन लिए थे। बिना टाइम वेस्ट किए फिस्क ने वॉल के आर पार उनको गोली मार दी। इधर ग्रे रूफ पर जाके घिर गया। बिना कुछ बोले स्टेम ने उसका बॉडी कंट्रोल किया और फिस्क के आदमी को बुरी तरह पीट दिया। फिर उसके अपने गन से उसका स्कल उड़ा दिया। जब तक फिस्क वहां पहुंचा, ग्रे भाग चुका था। फिस्क की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। ग्रे घर वापस आया। अब उसको एहसास होने लगा कि बदला लेने के चक्कर में वो खुद मर्डरर बन रहा है। तो उसने स्टेम से कहा कि मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ, लेकिन स्टेम बोला कि जो शुरू किया है उसको खत्म करना होगा। अगर तुमने लास्ट एनिमी को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। अब इन सब से ग्रे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो स्टेम को उसके दिमाग से निकलने के लिए कहता है, और ऐसा कहते ही ग्रे की बॉडी इनएक्टिव हो गई। उसने डर के पूछा कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तब स्टेम कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। पहले तुम्हारा ब्रेन मुझे सिग्नल्स भेजता था और मैं उसे कंट्रोल करता था, लेकिन हैकर के चेंजेस के बाद अब मेरे पास पूरा कंट्रोल है। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। अगर मैं बॉडी मूव नहीं करूंगा तो तुम्हारी बॉडी नहीं हिलेगी। ग्रे इससे डर जाता है और स्टेम कहता है कि चलो ग्रे, अब उन्हें इस लास्ट किलर को खत्म करना है, वरना वो हम दोनों को मार देगा। अब स्टेम ने ग्रे के बॉडी का फुल कंट्रोल ले लिया। ग्रे बस अपने ही बॉडी में पैसेंजर बन के रह गया। स्टेम ने गन उठाया और कार चला दी, लेकिन ग्रे को नहीं पता था कि डिटेक्टिव कॉर्टेस शुरू से उस पर नजर रखे हुए थी। उसने ग्रे की कार का पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान स्टेम ने कोबाल्ट कंपनी के सर्वर्स हैक किए और बताया कि फिस्क और उसके साथी मिलिट्री सोल्जर्स थे। कोबाल्ट ने उनके अंदर कंप्यूटर्स और वेपन्स इम्प्लांट किए थे और उनको इंसान से वेपन बना दिया था। उसी डेटा से स्टेम ने फिस्क का एड्रेस भी ट्रेस कर लिया। इधर डिटेक्टिव कॉर्टेस अभी भी ग्रे की कार के पीछे थी। स्टेम को तुरंत पता चल गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ग्रे ये देखकर डर जाता है और स्टेम को कुछ करने के लिए बोलता है कि वरना पकड़े जाएंगे। तभी स्टेम ने आगे वाली एक एआई कार हैक की और उसको कॉर्टेस की कार से टकरा दी। फिर वहां से निकल गए। कुछ देर बाद फिस्क अपने घर पहुंचा, लेकिन ग्रे पहले से ही उस पर गन ताने खड़ा था। फिस्क मुस्कुराया। उसको समझ आ गया कि ग्रे की पावर भी किसी टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि वो खुद अपग्रेडेड ह्यूमन था, लेकिन पुराना मॉडल। फिस्क कहता है कि मैं तुझे समझ सकता हूँ ग्रे, मैं भी मिलिट्री सोल्जर था। वॉर के बाद कोई काम नहीं था। फिर कुछ लोगों ने मुझे चांस दिया और मशीन से जोड़ दिया, मुझ में वेपन्स डाल दिए, एक पावरफुल वॉकिंग वेपन बना दिया। ग्रे गुस्से में बोला, मेरी इनोसेंट वाइफ को मारने की पावर? मुझे पता है ये सब कोबाल्ट का काम है, उन्हीं ने पैसे दिए होंगे, लेकिन क्यों? आशा को क्यों मरा?
फिस्क ने मुस्कुराते हुए बोला कि कोबाल्ट का इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें ऑर्डर कहीं और से आया था और असली टारगेट ग्रे था। हमें तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज करनी थी। जब मैंने तुम्हारी गर्दन में गोली मारी थी वो गन नहीं थी, वो एक मेडिकल टूल था जो स्पाइनल कॉर्ड काट देता है, और तुम्हारी वाइफ को तो बस एक्स्ट्रा पैसे के लिए मार दिया। ये सुनकर ग्रे शॉक हो जाता है और जैसे ही मौका मिलता है फिस्क उस पर अटैक कर देता है, लेकिन स्टेम ने उसको 1 सेकंड में खत्म कर दिया। ग्रे गहरी सांस लेता है जैसे एक बड़ी लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन तभी स्टेम की आवाज आती है जो ग्रे से कहता है कि अगर तुम असली टारगेट थे तो इसका फोन चेक करो, शायद पता चले इसे किसने ऑर्डर दिया था। ग्रे ने धीरे से फिस्क का फोन उठाया। उसमें एक रिकॉर्डेड कॉल थी जिसे जब ग्रे ने प्ले किया तो उसमें एक आदमी घबराते हुए फिस्क को छुपने के लिए कह रहा था। वो उसे कहता है कि ग्रे तुम्हारे पीछे पड़ा है, अगर पकड़ा गया तो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। उस आदमी की आवाज सुनकर ग्रे शॉक हो जाता है क्योंकि ये आवाज दरअसल एरन की थी। अब ग्रे को सब समझ आ गया था कि पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड एरन था। ग्रे तुरंत एरन के घर पहुंचता है और गेट के गार्ड्स को मार के अंदर जाता है तो एरन अकेला बैठा रो रहा था। ग्रे उस पर गुस्से में चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मेरी वाइफ को मारा, मेरा बॉडी डिसेबल की, सब तेरे उस घटिया एक्सपेरिमेंट के लिए। एरन कांपते हुए बोला, ये मेरा प्लान नहीं था, मैंने आशा को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। ये सुनकर ग्रे जोर से चिल्लाया कि झूठ मत बोल, फिस्क के फोन में सब रिकॉर्ड है, अब तू नहीं बचेगा। ग्रे गन तानने ही वाला था कि उसे पीछे से आवाज आती है। उसके पीछे डिटेक्टिव कॉटेज आ चुकी थी जो ग्रे को रुकने के लिए कहती है। उसकी गन ग्रे पर तनी हुई थी। ग्रे डिटेक्टिव से एरन को अरेस्ट करने के लिए कहता है कि ये मेरी वाइफ का मर्डरर है। ये सुनकर कॉटेज ने सख्त आवाज में बोला कि मर्डरर कौन है ये लॉ डिसाइड करेगा, तुम नहीं, अब गन नीचे करो। लेकिन तभी स्टेम ने बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लिया और एक पल में कॉटेज पर झपट पड़ा और उसका गला दबाने लगा। कॉटेज तड़प रही थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। ग्रे घबरा गया, वो डिटेक्टिव को नहीं मारना चाहता था। वो स्टेम को रुकने के लिए कहता है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो। स्टेम बोलता है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये हम दोनों को मार देगी। डिटेक्टिव की सांस बंद होने वाली थी कि ग्रे ने पूरी ताकत लगा के अपना हाथ उसके गले से हटा दिया। लेकिन इसके बाद स्टेम का टोन बदल जाता है और वो उल्टा ग्रे से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है। तुम्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, अब तुम्हारा माइंड भी मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें दर्द भी दे सकता हूँ। ये कहकर स्टेम ने ग्रे के दूसरे हाथ से नाइफ उठा के अपने ही पाम में घुसा दिया। ग्रे दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर स्टेम ने दोबारा कॉटेज को अटैक किया और ग्रे चिल्लाकर डिटेक्टिव को टेजर गन यूज करने के लिए कहता है तो कॉटेज ने जल्दी से टेजर मारा और ग्रे जमीन पर गिर पड़ा। तभी एरन ने गन ग्रे पर तान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था और फिर उसने एक शॉकिंग सच बताया कि वो इस कंपनी का ओनर नहीं है। सालों पहले वो इससे अपना कंट्रोल खो चुका है। अब मैं सिर्फ किसी के ऑर्डर्स पर काम करता हूँ, किसी के जो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और वो है तुम्हारे गले में बैठा स्टेम। ये सुनकर ग्रे शॉक हो गया। एरन कांपते हुए कन्फेस करता रहा कि मैंने सिर्फ वही किया जो स्टेम ने मुझसे करवाया। फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट दिया तुम्हारी वाइफ को मारने का, तुम्हें डिसेबल करवाया, चिप डलवाया, ये सब स्टेम का प्लान था। मैंने स्टेम जैसा पावरफुल एआई बनाया था, लेकिन उसे कभी फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया। स्टेम इवॉल्व होना चाहता था, उसको ह्यूमन बॉडी चाहिए थी और उसने तुम्हें चुना। वो ग्रे को सोचने के लिए कहता है कि ये सब स्टेम का ट्रैप था जो तुम्हें फिस्क तक ले गया ताकि तुम आखिर में मेरे पास आओ, और उसका असली इंटेंशन मुझे मारना था क्योंकि सिर्फ मैं ही उसको दोबारा कंट्रोल कर सकता था। ये सब सुन के ग्रे शॉक में था। फिर स्टेम ने खुद सच बता दिया कि कैसे उसे फुल्ली इवॉल्व होने के लिए एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी, रोबोटिक नहीं, और मैंने तुम्हें चुना, इसमें गर्व करना चाहिए तुम्हें। और अचानक स्टेम ने नाइफ उठा के एरन के सर में घुसा दिया और एक पल में मार दिया। अब स्टेम ने एरन की गन उठाई, कॉटेज पर तान के फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ग्रे ने बाकी बची ताकत से सारी गोलियां वेस्ट करवा दी। तभी स्टेम ने फ्रस्ट्रेट होकर गन ग्रे की ही गर्दन पर तान दी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। ग्रे हॉस्पिटल बेड पर जागा और जोर जोर से सांस ले रहा था। वो बिल्कुल सेफ था। उसके उंगली में वेडिंग रिंग अभी भी थी, लेकिन उसको याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी आशा उसके रूम में आती है, जिंदा और मुस्कुराती हुई, प्यार से ग्रे को गले लगाती है। ग्रे हैरान था लेकिन बहुत वीक था। उसने खुद को समझा लिया कि जो भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था और खुशी से सब भूलकर आशा को गले लगा लिया। लेकिन ग्रे को ये नहीं पता था कि ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन थी। असल में स्टेम ने ग्रे का माइंड बॉडी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया था और एक सुंदर फैंटेसी वर्ल्ड में हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था। ग्रे की कॉन्शियसनेस वहीं हमेशा के लिए खो गई और उसका बॉडी अब सिर्फ स्टेम का होस्ट बन चुका था। स्टेम ने डिटेक्टिव कोर्टेस को भी गोली से उड़ा दिया और सारे एनिमीज खत्म कर दिए। अब किसी को नहीं पता था कि ग्रे के बॉडी के अंदर एक तबाही बैठी है जो दुनिया को बर्बाद करने वाली। स्टेम का मकसद साफ था, लगातार इवॉल्व होना, सीखना, ताकत बढ़ानी और आखिर में पूरी दुनिया पर राज करना। वो अपने उस गोल के लिए निकल पड़ा और फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।